जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे जैसे 8वें वेतन आयोग का समय गुजरते जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अपने फाइनल ड्राफ्ट तैयार करती जा रही है, प्रपोजल्स भेजती जा रही हैं 8वें वेतन आयोग के चेयरपर्सन के लिए। इसी कड़ी में हम ये देखिए आपके सामने आज एक डेवलपमेंट लेके आए हैं, जो कि आप यहाँ देखेंगे 7 जनवरी 2026 को FNPO की तरफ से एक फाइनल ज्ञापन दिया गया है और ये 60 पेज का है, 60 पेजेस का। इसको बहुत ही संक्षिप्त में आपके साथ इसका डिस्कशन करेंगे। इसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के जो वेतन है उसका मिनिमम वेजेस, वेतन, फिटमेंट फैक्टर, हायर पे स्केल, पे स्ट्रक्चर, अलाउंसेस, प्रमोशन, पेंशन, इन सब के ऊपर बिल्कुल तथ्यात्मक फिगर्स के साथ, फैक्ट्स के साथ, लॉजिकली जो ज्ञापन दिया है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले न्यूनतम वेतन की बात करें। न्यूनतम वेतन की अगर हम बात करते हैं तो FNPO ने 15th ILC नॉर्म्स, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस और एक्रोड फॉर्मूला के आधार पर न्यूनतम वेतन की गणना की है और उनके मुताबिक देश के बड़े 8 शहरों की वास्तविक जो बाजार की कीमतें उनकी गणना की है, उन सबको शामिल किया है, जिसमें उन्होंने भोजन, कपड़े, ईंधन, बिजली, पानी, मोबाइल, इंटरनेट, जो डे टू डे लाइफ में खर्चे होते हैं, चिकित्सा, सामाजिक दायित्व, त्योहार, आवास और 25% स्कल कंपोनेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनिवार्य कहा गया है, इन सब की उन्होंने विश्लेषण किया, गणना किया। तो फिर वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि 3 यूनिट परिवार के लिए जो अभी चल रहे हैं उसके हिसाब से न्यूनतम जो वेतन बनता है वो बनता है 40,000 रुपये, जबकि न्यूनतम फैमिली में माँ बाप को भी जोड़ा जाए, 5 यूनिट का परिवार माता पिता के सहित, तो वो वेतन बनता है न्यूनतम 76,360 रुपीज। तो यहाँ पर FNPO की अंतिम जो मांग है वो है 54,000 रुपये, यानी कि न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए? 54,000 पे लेवल 1 का, जो अब 18,000 है 7वें वेतन आयोग में। अब यहीं पर अगर फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो उन्होंने देखिए 7वें वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 था उसे अपर्याप्त बताया है कि ये अपर्याप्त है। अब जो उनकी मांग है मिनिमम 3 होना चाहिए और उसके लिए उन्होंने जो तर्क दिए हैं वो महंगाई, वास्तविक वेतन क्षरण, 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, अगर इन सबको माने तो 3.00 यानी 3% फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए अधिकतम वेतन, हाईएस्ट सैलरी, FNPO ने कहा न्यूनतम वो अधिकतम वेतन का जो अनुपात है वो 1:8 और 1:9 रखने की सिफारिश की है, जो अभी 7वें वेतन आयोग में ये लगभग 1:14 था। ये असमानता को बढ़ाता है, ऐसा उन्होंने इसमें मेंशन किया है। और अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल मानकों और सामाजिक न्याय के अनुरूप के अनुसार सुधार की उन्होंने मांग की है। अब वेतन संरचना और पे मैट्रिक्स की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि पे मैट्रिक्स सिस्टम जारी रखने की सिफारिश की है, पे लेवल से हटने की। पे लेवल 1 की एंट्री पे 7th CPC में जो 18,000 थी, अब उसको बढ़ा के 54,000 की डिमांड की है। और वार्षिक इंक्रीमेंट, जो साल में आपको इंक्रीमेंट लगता है 3%, वो अपर्याप्त है, उसको बढ़ाकर 5% किया जाए। यहाँ पर उन्होंने ये मांग रखी है। अब देखिए पदोन्नति की बात की जाए, जहाँ प्रमोशन की बात की जाए, जो MACP है पदोन्नति, वो कम से कम 2 इंक्रीमेंट अनिवार्य करें। प्रमोशन पर कम से कम 2 इंक्रीमेंट, एक जब प्रमोशन आता है जो आपको 1 इंक्रीमेंट लगता है उसकी जगह 2 इंक्रीमेंट लगे और प्रमोशन का वास्तविक आर्थिक लाभ सुनिश्चित हो। MACP जो अभी आपको 10, 20 और 30 यानी 10-10 साल के अंतराल पर लगती है, वहां पर डिमांड की है 6-6 साल के अंतराल पर, और एक एम्प्लॉय को उसके होल लाइफ सर्विस के दौरान 6 यानी 5 उसको MACP मिलनी चाहिए।
और साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग की जो इफेक्टिव डेट है उसकी बात की है, तो उनका कहना है कि ये 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो और जब डीए 50% हो तो वो आपका मूल वेतन में मर्ज किया जाए, जैसा पहले होता रहा है। इस तरह की यहाँ पर बात की गई है। और आगे उन्होंने डिमांड किए है कि विशेष वेतन स्पेशल पे जो FR 925 के तहत मिलती थी उसको पुनः लागू करने की मांग की है और स्पेशल अलाउंस की जगह पर स्पेशल पे के लिए कहा है, ताकि उसको पेंशन डीए HRA में शामिल हो सके, यानी ताकि उसके ऊपर पेंशनरी बेनिफिट भी मिल सके, डीए का भी लाभ मिल सके और HRA का भी लाभ मिल सके। और पोस्टों के वर्गीकरण की बात करें तो ग्रुप ABCD प्रणाली को अप्रासंगिक बताया है और कार्य आधारित वर्गीकरण यानी एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव की सिफारिश की है, जो आपका कार्य उसके हिसाब पे वर्गीकरण किया जाए। उन्होंने कहा है ग्रामीण डाक सेवकों को भी GDS को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने की मांग की है, उन्होंने उनका भी मुद्दा उठाया है। अलग अलग कमेटियों से होने वाले अन्याय को समाप्त करने पर जोर दिया है। भत्ते अलाउंसेस की बात की गई है उन्होंने, तो कई भत्तों को वास्तविक कीमत खत्म हो चुकी है। कुछ ऐसे भत्ते हैं जिनकी एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। सभी प्रासंगिक भत्तों का पुनरीक्षण और वृद्धि हो। जैसे उन्होंने इनमें क्या क्या रखा है, मुख्य रूप से आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में ये पे लेवल के हिसाब से दिया है। प्रमोशन ट्रांसफर पर 6 महीने तक पुराने शहर की दर जारी रहे। प्रमोशन के बाद जब ट्रांसफर हो जाता है तो पुराने शहर की जहाँ से है उसकी दर 6 महीने तक जारी रहे। टीए ट्रांसफर जो भत्ते हैं, यात्रा श्रेणी में सुधार, जो लोअर लेवल के से AC3 और इकोनॉमिक एयर क्लास में जर्नी का मौका दिया जाए। ट्रांसफर पर CTG 100% बेसिक पे हो। और इसी तरीके से उन्होंने जो बच्चों की एजुकेशन के लिए CA मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, उसको डबल करने की मांग की है। जो अभी 2250 मिलता है उसको 4500 रुपये करने की मांग की है और हॉस्टल सब्सिडी को 6750 से 13500 करने की मांग की है। और जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसे ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स तक बढ़ाने की भी सिफारिश की है। और जो बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं उस पर कम ब्याज से लोन मिलना चाहिए, यानी 5% के हिसाब से उस पर लोन मिलना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने अपने पॉइंट रखे हैं। आपको पता है पहले FVA फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन अपने पॉइंट दे चुके हैं, अब FNPO की तरफ से यानी फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये मेमोरेंडम दिया है। तो ये थी जानकारी 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में। अब चारों तरफ से सभी ऑर्गेनाइजेशनों को जो भी वाजिब पॉइंट है, जो वो उचित समझते हैं, अपने अपने संगठनों की तरफ से, अपने अपने अपेक्स बॉडी की तरफ से चेयरपर्सन तक जरूर पहुंचाना चाहिए। समय रहते रहते पहुंचाना चाहिए। बाद में कहते हैं ना, जब सांप निकल जाए तो लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। अभी सही समय है, सबको अपनी मांगे प्रॉपर तरीके से रखनी चाहिए। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।